This program is sponsored by National Book Trust India. आदाब। डीडी उर्दू की फखरिया पेशकश किताब कायनात के साथ हाजिर हूं मैं मोहम्मद नौमान। आज जिस किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है एग्ज़ाम वॉरियर्स और इस किताब के मुसन्निफ हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। इस किताब को शाया किया है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने। इस किताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बच्चों को, उनके वालिदैन को और असातिज़ा को बहुत ही अहम मशवरे दिए हैं, रहनुमा हिदायत दी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस किताब में वाज़ेह तौर पर तलबा से कहा है कि वो एग्ज़ाम को एक ऐसा बोझ ना समझें बल्कि उसे त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करें, रफ्ता रफ्ता उसकी तैयारी करें और किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी इम्तिहान में कामयाब होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसके लिए जहद मुसलसल की ज़रूरत होती है, तैयारी की ज़रूरत होती है। और वालिदैन के लिए भी वज़ीर आज़म ने कहा कि वो बच्चों पर अपनी मर्ज़ी को ना थोपें, करियर के इंतखाब में उन्हें आज़ाद रखें। और असातिज़ा के ताल्लुक़ से भी वज़ीर आज़म ने इस किताब में एक ख़त लिखा है, किस तरह से बच्चे इस किताब को पढ़कर उसमें बताए गए मंत्रों पर अमल करके ज़्यादा अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा नंबरात ला सकते हैं। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए और इस किताब पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चमन आरा खान। आप एनसीईआरटी के डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस में प्रोफेसर हैं और बच्चों के अदब के ताल्लुक़ से, बच्चों के लिटरेचर के ताल्लुक़ से आपका ख़ासा तजुर्बा है। आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले जब इस अहम किताब की हम बातचीत करते हैं, पहला आपका ओपिनियन, पहला आपका तासुर क्या होगा इस किताब के ताल्लुक़ से? इम्तिहान, एग्ज़ाम और परीक्षा, ये तीनों ही लफ्ज़ जो हैं वो हालांकि हमारी तालीमी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, स्कूल से जुड़े हुए हैं और बच्चों से भी जुड़े हैं और जो बड़े तलबा हैं हमारे तालिब इल्म जो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम का वक्त आता है या इम्तिहान आता है या परीक्षा होती है तो तभी से हमारे बच्चों की जो है वो परेशानी शुरू हो जाती है, एक दबाव अपने अंदर महसूस करते हैं। मैं तो खुद भी एक टीचर रही हूँ, SPGT मैंने पढ़ाया है, तो मैं बच्चों को हमेशा यही कहती थी कि इससे डरें और खौफ नहीं खाएं, बल्कि मुसलसल इसमें लगे रहें और रोज़ का रोज़ काम जो है उसको आप पढ़ते रहें। तो पहला जो तासुर, मैंने ये एग्ज़ाम वॉरियर पढ़ी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने जो मंत्र दिए हैं 1 से लेकर 28 तक मंत्र जो हैं वो तलबा और तालिबात के लिए हैं और उसके बाद 29 से लेकर 34 तक जो है वो हमारे वालिदैन और सरपरस्तों के लिए है और एक ख़त उन्होंने असातिज़ा के लिए लिखा है। तो पहला तासुर तो यही रहा मुझे कि इसमें एकदम एग्ज़ाम ज़हनी तनाव से दूर रहने के लिए जो मंत्र बताए हैं, तो सबसे पहला मंत्र ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि एग्ज़ाम को यानी इम्तहान को एक त्यौहार की तरह माने। जिस तरह हम एक त्यौहार मनाते हैं तो पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं और तैयारी शुरू करके और वहाँ तक पहुँचते हैं, इसी तरह से इम्तहान भी जो है वो पहले क्या है, तैयारी है कि अगर आप तैयारी कि वो अचानक आ गया, बल्कि उसका इंतजार करें कि वो देखा जाए तो वो त्यौहार जब हमारा आता है उसका इंतजार करते हैं, उसकी तैयारी त्यौहार का इंतजार करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें, क्योंकि एग्ज़ाम तो आना ही है, साल में 3 बार एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फाइनल टर्म जो स्कूलों में होते हैं ऐसे। तो पता है कि इसमें इम्तहान हमारा होगा या हमारा जो है एग्ज़ाम होगा, तो पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। और कौन कौन से मंत्र ऐसे हैं इसमें जो आपको सबसे ख़ास लगे बच्चों के लिए? सबसे ज़्यादा ख़ास एक तो ये लगा मुझको, और एक उन्होंने ये कहा कि टाइम मैनेजमेंट, यानी वक्त को अपने इस तरह से कीजिए कि आप उसमें सिर्फ पढ़ते ही ना रहें बल्कि खेल कूद में भी अपना वक्त जो है वो करें। तो एक बैलेंस की बात कही गई है,
यानी अगर आप अपना कोई टाइम टेबल बनाते हैं, अगर टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें सारी चीज़ों को रखिए। सिर्फ ये नहीं कि पढ़ रहे हैं और पढ़ के फिर जो है परेशान हो रहे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि एग्जाम सर पर हैं। उसके ताल्लुक से उन्होंने कहा है टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल, उसके टाइम मैनेजमेंट। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी अपने तौर से कि बच्चों को जो है रटना नहीं है, बल्कि समझ के पढ़ना है। समझ के पढ़ना, समझ के लिखना और समझ के बोलना है, समझ के सुनना भी है। जिसके आगे बात उन्होंने कही है कि जो है एजुकेशनल उसका जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल भी, यानी न्यू टेक्नोलॉजीज जो हैं उनका भी इस्तेमाल करें। उसका इस्तेमाल हालांकि हो रहा है, और ख़ास तौर पर जो कोविड-19 के बाद जो है और ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस। पहले शुरू में तो पता ही नहीं था लोगों को, क्योंकि लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जब खिंच गया तो ऑनलाइन यानी डिजिटल का दौर आया। तो डिजिटल के दौर में उस बच्चों को जो है वो टीचर्स ने जैसे भी पढ़ाया गया उनको इन्वॉल्व रखा उसके अंदर, और बच्चों ने उसको पढ़ा। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम हुए तो बच्चों ने ऐसी तैयारी नहीं की, क्योंकि ये होता था घर से तैयारी करते थे। जो मैंने सुना अपने असातिज़ा से जो मेरे यहाँ आते हैं वर्कशॉप में, उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो ऐसे ही नकल करके दे दिया करते थे। तो उन्होंने आगे नकल करने की बात भी कही कि नकल को ना और अक्ल को हाँ। तो ये बात बहुत अच्छी है। अगर आप नकल एक बार कर लेंगे एग्जाम में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आपको आएगा कुछ नहीं। जी अच्छा, एक चीज़ उन्होंने और कही, एक मंत्र की तरफ और मैं आपको लेकर के जाना चाहूँगा, जहाँ उन्होंने कहा कि नींद बहुत ज़रूरी है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, बाद में सो जाएंगे, अच्छा जी बाद में हम तैयारी कर रहे हैं, अभी नहीं सो रहे हम लोग। और नींद के ताल्लुक से वज़ीर आज़म ने क्या कहा? नींद के ताल्लुक से तो उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले तो ये कहा है पहले आराम बहुत ज़रूरी है काम से पहले, और नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नींद अच्छी लेंगे तभी आप काम कर पाएंगे। और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं अपने कि अगर नींद हमारी पूरी नहीं होती तो पूरा दिन हमारा जो है उसमें जाता है। तो एग्ज़ाम के दिनों में भी और वैसे भी नींद को पूरा लेना चाहिए, तभी आप उसको कर पाएंगे। वालिदैन के ताल्लुक से क्या कहते हैं वज़ीर आज़म? अच्छा, वालिदैन के ताल्लुक से ये कहा है कि बहुत ज़्यादा उन पर दबाव ना डालें बच्चों पर। जो पढ़ रहे हैं कर रहे हैं उनको करने दें। आपने जो कभी अपने सपने देखे थे, ख्वाब देखे थे, तो आप उनको पर उसको जो है ना बोझ ना डालें कि भाई यही बने। उसकी अपनी मर्ज़ी है बच्चे की, वो अपनी मर्ज़ी से जो भी फील्ड में जाना चाहता है, जो भी वो करना चाहता है, तो उसको करने देना चाहिए। ये नहीं कि वो वालिदैन जो है नहीं तो पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, जैसे कि आजकल हवा चली हुई है कि अगर नंबर 80% नहीं आए तो बच्चे को डांटा जाता है। नंबर के लिए हमारे यहाँ NEP 2020 का जिक्र करूँगी, उसमें ये कहा गया है कि नंबर अहम नहीं है, बल्कि अहम क्या है कि आपने क्या सीखा, कैसे सीखा, और उस सीखने को लेकर आप जो है अपनी ज़िंदगी में उसको आपने कितना उतारा। एक उस्तादों के लिए वज़ीर आज़म ने ख़त लिखा है, क्या कहना चाहते हैं? आप भी उस्ताद हैं और बहुत सारे उस्ताद भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। बिल्कुल, तो उस्तादों के लिए जो ख़त लिखा है उन्होंने यही कहा है कि भाई उस्ताद तो अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत के ताल्लुक से फिटनेस जो है उसका ध्यान रखें, कहीं पढ़ाने में ये ना हो कि अपनी फ़िटनेस पर वो तवज्जो न दें। और दूसरी चीज़ ये कही है कि उस्ताद जो पढ़ाते हैं वो तो खैर पढ़ाते हैं, लेकिन इसके अलावा अलग से मुताला भी करें। तीसरे जो है ना बच्चों के लिए कहा है कि हर बच्चा जहन के हिसाब से मुख्तलिफ होता है, पस मंज़र भी जो है उसका मुख्तलिफ होता है, तो उनके लिहाज से जो भी वो क्लास में पढ़ाते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कराते हैं, सरगर्मियाँ कराते हैं, उसका ध्यान रखें। तभी जो है ना उस्ताद कराते भी हैं, लेकिन अगर इसका आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उन्होंने एक मशवरा दिया है उस्तादों को कि आप करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर इसको भी करेंगे, क्योंकि किताब से भी आगे जाने की ज़रूरत है, अगर जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है। जैसे आप डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर जो है ना कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते हैं, उसमें नया क्या है उसको भी जो है वो जानते हैं। आप बच्चों के लिटरेचर के ताल्लुक से आपकी क्या नाम है, आपका तजुर्बा है, आपकी रिसर्च भी रही है, किस क्लास के बच्चों के लिए इस किताब को रिकमेंड करेंगे पढ़ने के लिए? इसको मैं सारी क्लासों की नहीं करूँगी, लेकिन 8 से 12 साल तक की उम्र के बच्चे जो है ना उनमें ज़्यादा वो होता है। जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज है और प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि जो नर्सरी प्राइमरी तो वो खेल खेल में अपना कर लेते हैं, और जब पहली दूसरी में आते हैं तो उसमें आके भी उनको लिखना सिखाना तो उसमें खासी दुश्वारी होती है। लेकिन हमने अभी किताबें बनाई हैं, और पहली दूसरी की उसका नाम शहनाई है, उसमें हमने ज़्यादातर इस तरह के असेसमेंट के सवाल दिए हैं कि बच्चे सोच के उसमें लिखें भी। यानी ये किताब जो है 8वीं से
और 12वीं मैं जमात तो तक के लिए आप इसको बिल्कुल रिकमेंड सबके करते लिए हैं पढ़ें, बिल्कुल और उनके सबको लिए। वालिदैन भी पढ़ें और इसको वालिदैन किताब। भी पढ़े, सरपरस्त भी पढ़े, और असातिज़ा जो है जो इनके नाम खत है वो तो पढ़े ही, लेकिन इन मंत्रों को भी पढ़ेंगे तो मैं समझती हूँ कि वो अपनी जो उनका तजर्बा है पूरी ज़िंदगी का, उसमें इसको काम में ला सकेंगे। तो ये किताब जो है एक रहनुमा किताब की हैसियत से एक ये किताब हर बहुत फील्ड खूब। में आपकी रहनुमाई करेगी, चाहे वो असातिज़ा हो, चाहे वो तलबा हो या वालिदैन वालिदैन हो, चाहे तलबा हो, चाहे वालिदैन कोई या भी फिर हो, सबकी असातिज़ा। रहनुमा किताब है। और नेशनल बुक ट्रस्ट ने बड़े अच्छे से इसको छापा है, और दूसरे इसमें एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं, लिखने की भी, योगा पढ़ने का की भी इसमें जिक्र और किया योगा गया का है, सबसे ज़्यादा ताकि जिक्र आप है। एक्सरसाइज भी करें तो और इसमें स्ट्रेस फ्री रह प्राणायाम सकें। और कौन कौन से आसन हैं उनका, तो उसके लिए ये भी कहा है कि आप किसी प्रैक्टिशनर से जो कि जानता हो पहले उनसे जो है ना प्रैक्टिस लें, तभी जो दूसरे योगा हैं उनको करें। यानी तो योगा प्रैक्टिशनर्स की उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप प्रैक्टिशनर जो हैं, जो माहिर हैं, उन्हीं से आप जो देखा जाए तो सीखें और करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मैडम आपका कि आपने अपने तजुर्बे से इस किताब पर रोशनी डाली, और ये किताब ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि असातिज़ा और वालिदैन के लिए भी बहुत अहम है। और यहाँ पर हम इस पहले सेगमेंट को यही मुकम्मल करेंगे, और किताब कायनात के दूसरे सेगमेंट में जिस हिंदी किताब पर गुफ्तगू होगी उसका नाम है कला, संस्कृति और विरासत। पब्लिकेशन डिवीज़न की शाया करदा किताब कला, संस्कृति एवं विरासत। इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस पेशकश में। जब भारतीय कला की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, विरासत की बात होती है, इन तीनों लफ्ज़ों को जोड़कर जो ये किताब इस वक्त आपके हाथ में है, इस पर जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस किताब पर क्या कहना चाहेंगे। योजना पत्रिका प्रकाशन विभाग की बहुत पुरानी पत्रिका है जो देश की लगभग सभी भाषाओं में छपती है। 1957 से ये सिलसिला जारी जी, है। जी जी। और उन्होंने क्या किया है कि पिछले कुछ वर्षों में जो बहुत चुनिंदा लेख हैं जिनका संबंध भारतीय कला से है, संस्कृति से है, विरासत से है, साहित्य से है, तो इस किताब में उन्होंने एक एक लेख चुना है और चुन करके इस किताब का पूरा ढांचा तैयार किया है। और मुझे अच्छा लग रहा था कि इस किताब में मैं देख रहा था कि जब ये भारतीय विरासत की बात करते हैं तो विरासत में वे कई सारे लेख लेकर के आते हैं। जैसे ये मतलब सुप्रीति जी का लेख है, भारतीय कला और संस्कृति के बारे में बात करती हैं। मीनल जोगलेकर हैं जो महाराष्ट्र की गौरवशाली विरासत के बारे में बात करती हैं। प्रदीप चक्रवर्ती जो हैं वो तमिलनाडु के मंदिरों के शिलालेख के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही अशोक कलारिया हैं जो संस्कृति और गुजरात में एकता की भावना को लेकर के बात करते हैं। और एक आखिरी लेख है पल्लवी उपाध्याय का जो पारंपरिक अनाज को लेकर के बात करती है। तो आप देखेंगे विरासत में कई सारे लेख ऐसे हैं जिसको देख करके लगता है कि भारत की जो कलाएं हैं, भारत का जो संगीत है, और उसमें अगर तीन ये स्टेट को फोकस कर रहे हैं, दक्षिण के महाराष्ट्र, मध्य के महाराष्ट्र को लेकर के, दक्षिण के तमिलनाडु को लेकर के, और फिर पश्चिम के गुजरात को लेकर के, तो जरूर उसके पीछे कुछ एक तर्क या कारण रहा होगा। और मैं देख रहा था कि कैसे इस किताब के जरिए मतलब जो भारतीय कला की जो हमारी विरासत रही है, जो थोड़ा बहुत इस देश के बारे में बहुत डिटेल्स में जाती है, और कहती है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, और बहुत सारे तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के सामाजिक समुदाय तो कहना बहुत उचित नहीं लगता है, लेकिन एक बड़ा सेगमेंट है जो भारत को समझने में बहुत मदद करता है। तो उनके बारे में इस किताब में, इन लेखों में बहुत बारीक जानकारी दी गई है। हम जब डिटेल्स में बात करेंगे विस्तार से तो सारी बातें हमारे सामने आएगी। ऐसे ही इस किताब का जो दूसरा खंड है वास्तुकला पर केंद्रित है। आप जानते हैं कि वास्तुकला जो आर्किटेक्ट है, कितने खंड में ये इस किताब में 5 खंड हैं। 5 खंड हैं। और दूसरा खंड जो वास्तुकला पर है, इसमें भी करीब 5-6 लेख हैं, जिसमें जया बशेरा का लेख है भारत में वास्तुकला। ये पूरा एक ब्रीफ में मतलब जो भारत में जो वास्तुकला का जो पूरा ढांचा है उसके बारे में बता रहे हैं कि मतलब प्राचीन में कैसा था, मध्यकाल में कैसा मतलब था, उसका इतिहास भी उन्होंने बताया है और कला भी बताई है। आज के संदर्भ से लेकर और इतिहास से लेकर के उसको जोड़ा है। जी बिल्कुल। ऐसे ही मधुसूदन कलाई चेलवन का लेख है बृहदेश्वर मंदिर को लेकर के, तो मंदिर के आर्किटेक्ट को लेकर बताते हैं कि उसकी वास्तुकला कैसे भारत में अलग तरीके से रही है। ऐसे ही विमल पटेल का है वास्तुकार के प्रतिबिंब करके है। अभी हाल के दिनों में जो सेंट्रल विस्टा हमारे यहाँ जो एक पूरी परिकल्पना आई, एक नया संसद भवन हमारे सामने आया,
तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। ऐसे इसमें एक लेख है PNS राव और अनिल दीवान का, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो पटेल की मूर्ति गुजरात में बनी है, उसके पूरे मतलब कहिए कि बनावट के बारे में बातचीत करते हैं, और पूरा उसकी जो भव्यता है, उसका जो पूरा जो एक तरह से मतलब कहिए कि जो एक मतलब आर्किटेक्ट जो वास्तुकला होती है वो सिर्फ एक ढांचा नहीं होता है, बल्कि वो आपके मतलब आपकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारी कला को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ही सतीश नंदा का जो लेख है वो ऐतिहासिक शहरों के विकास पर बात करते हैं कि भारत के बहुत सारे जो प्राचीन शहर हैं, कैसे मतलब वो उनका जो ढांचा है, एक तरह से भारत का जो पूरा भारत का जो अर्थशास्त्र है, भारत का जो इतिहास है, भारत की जो राजनीति है, भारत की जो कलाएं हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल्स में बारीकी में जाकर के बातचीत करते हैं। और एक इसमें जो सबसे रोचक लेख जो है वो राजा सिंह का है, जो स्वास्थ्य के लिए वास्तुकला, मतलब जो हम घरों की जो निर्मित करते हैं जी, उनकी जो बनावट होती है वह सिर्फ रहने के लिए नहीं होता है, बल्कि उनका हमारा जो स्वास्थ्य है उसके साथ भी गहरा रिश्ता होता है। जैसे दरवाजे किधर होने चाहिए, दरवाजे पूरब की दिशा में होने चाहिए जी। या कभी भी कहते हैं कि दक्षिण मुखी दरवाजे नहीं होने चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हैं कि जब हवाएं चलती है तो पूरब पश्चिम की हवाएं बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, फायदेमंद होती है। अच्छा, वो फायदेमंद होती है, इसलिए वहाँ होना चाहिए। हाँ, दक्षिण की हवाएं जब चलती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, तो बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है जी। तो ऐसे लेख इसमें हैं जो समझ कर देख करके बहुत अच्छा लगता है कि एक अद्भुत किताब बनी है। और ऐसे ही इस किताब का जो तीसरा खंड है वह कला प्रदर्शन को लेकर के है। इसे वीणामणि का लेख बहुत अच्छा है, जो नृत्य में सामंजस्य की बात करती है कि यह जो कोऑर्डिनेशन होता है वह कैसे मतलब हमारे पूरे जो मस्तिष्क होता है, जो शरीर होता है, और ये दोनों ध्रुव के बीच जो जोड़ने वाली जो मतलब रेखाएं होती है, वह कहती हैं कि वो नृत्य बहुत बड़ा मतलब टूल्स है, बहुत बड़ा औजार है जो हमारे मन और शरीर दोनों को जोड़ता है। तो ये मतलब अद्भुत मुझे ये लेख पढ़ करके लग रहा था। ऐसे ही प्रांशु समदर्शी का लेख है भारतीय संगीत का दार्शनिक स्वरूप जी। तो यह मान के चलिए कि लेख बताने की कोशिश करता है कि जो गीत होते हैं, जो संगीत होते हैं, सिर्फ वो शब्दों की इमारत या शब्दों का संग्रह नहीं होता है। एक एक उसमें जो शब्द होते हैं, जो संदर्भ होते हैं, ये शब्द और संदर्भ मिल करके जो पूरा खाका खड़ा करते हैं, उसका गहरा संबंध भारतीय जीवन और दर्शन के साथ। यानी नृत्य की भी बात है यहाँ पर, देखा जाए संगीत की, शब्दों की भी बात है, मूर्तिकला की भी बात है, और इसमें मैंने देखा कि आखिर में अनाज की बात भी हो रही है, बाजरे की बात भी हो रही है, किस तरह से उसमें वो जिक्र किया गया, मैं चाहूंगा आप उस पर भी रोशनी डालें। ऐसे ही जैसे प्रकाश मखदूम का लेख है भारत में सिनेमा की विकास यात्रा पर है, जिसकी चर्चा भी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। या फिर के गुणशेखरन का लेख है भारत की लोक कथाएं, और यहाँ पर जितने तरह के समुदाय हमारे हैं या आदिवासी समाज है, और वो कहते हैं कि हर आदिवासी समाज का अलग अलग मतलब उनकी लोक कलाएँ अलग है, उनके संगीत अलग हैं। यहाँ तक ही मतलब इस बात की भी चर्चा इस खंड में होती है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो पूरी परिकल्पना है, और उसमें कहते हैं कि जो एक बड़ा प्रयोग हाल के दिनों में भारत में हुआ कि कैसे काशी और तमिल संगमम के जरिए दक्षिण और उत्तर भारत को मतलब चेन्नई और एक तरह से काशी को जोड़ने की कोशिश हुई। तो ऐसी जो कोशिशें होती है जिसको लेकर के इस किताब में जो अच्छा जो मतलब एक स्ट्रक्चर है, ढांचागत जो पूरा लेखन हुआ है, तो बताता है कि भारत की संस्कृतियां कैसे आपस में मिल करके काम भी करती है। कहने को सिनेमा का आपने जिक्र किया, इसमें सिनेमा के क्या इन्होंने इतिहास पर रोशनी डाली है या आज के सिनेमा को भी समझाने? नहीं, पूरे के सिनेमा के इतिहास पर बात किया है कि कैसे सिनेमा का मुख्य से लेकर के आज का सिनेमा बना है, और उसकी जो पूरी जो खासकर सिनेमेटोग्राफी की जो शैली रही है, जिसको हम लोग कहते हैं कि कई बार आप ध्यान से जब फिल्मों को देखेंगे तो पुरानी फिल्में में जिस तरह से फोटोग्राफी होती थी या जो उसका जो पूरा संचयन होता था कहानी को लेकर के, संगीत को लेकर के, तो उसके बारे में बहुत बारीकी से ये बताते हैं कि कैसे आप सिनेमा के जरिए मतलब 1920 के बाद के भारत को और अब तक के भारत को आप समझ सकते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक इसमें दो खंड और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो चौथा खंड है वो साहित्य को लेकर के है, और इसमें 3 हिस्से हैं। इसमें पहला हिस्सा जो है वो भारतीय साहित्य को लेकर के है। जैसे के श्रीनिवास राव हैं, साहित्य अकादमी के सचिव हैं, उनका भारतीय साहित्य के उद्भव पर एक बहुत अच्छा लेख है, उसको भी उन्होंने शामिल किया। जो पूरे भारतीय साहित्य को समझने में मदद करता है।
ऐसे ही चंद्रशेखर कंबार साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं और बहुत बड़े कन्नड़ के लेखक हैं। उनका लेख इस मामले में बहुत अद्भुत है कि भारत की जो मौखिक परंपराएं रही है, जिसको हम लोग ओरल ट्रेडिशंस कहते हैं, कि भारत की जो बहुत सारी पहचान है, संस्कृति की हो, लोक की हो, साहित्य की हो, वह सिर्फ शब्दों में नहीं, आज भी लोग कहते हैं कि जितना उसका शब्दों में दिखाई देता उसे अधिक मतलब कहिए कि आप ओरल मौखिक परंपरा में आज भी वह चीज़ें मौजूद है। जब आप गाँव में जाएंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे, तो लोग जो के पास जो मेमोरी होती है, कहते हैं कि हमारा जो इतिहास होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा दर्शन शास्त्र है, इतिहास है, साहित्य है, तो हर का एक बुनियाद होती है। जैसे इतिहास की बुनियाद स्मृति पर टिकी हुई होती है। अगर हमारे पास मेमोरी नहीं है, स्मृतियाँ नहीं है, तो हमारा इतिहास कुछ नहीं है जी। जैसे साहित्य कल्पना पर टिका होता है, तो साहित्य, यही चीज़ें साहित्य को दूसरी विधाओं से अलग करती है। या दर्शन जैसे तर्क शास्त्र पर टिका होता है, तो तर्क हमें एक तरह से एक दूसरे से अलग करता है। तो ये लेख इतना अद्भुत लेख है चंद्रशेखर कंबार का मौखिक परंपराओं को लेकर कि लग रहा था कि मतलब हम पूरे उस भारत को हम देख रहे हैं जहाँ पर अनेक तरह की मतलब श्रुति परंपराएं दिखाई दे रही हैं, जो चली आ रही हैं जी, चली आ और रही लोग है। उनको बाकी रखे हुए हैं, सजोए हुए हैं। बिल्कुल। इसमें एक और बहुत अद्भुत लेख है जो केवी बाल सुब्रमण्यम का है, जो तोल्काप्पियम पर केंद्रित है, जो हमारा प्राचीन व्याकरण है भारत का, मतलब जिसको हम तमिल व्याकरण कहते हैं। और उसके जरिए जो उनका पूरा एक तरह से कहिए कि जो शास्त्र है, मतलब शब्दों के रचने का, काव्य रचने का, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ के लगता है कि कितना मतलब अद्भुत मतलब ये संरचना है। और कहा जाता है कि ऐसी जो संरचनाएं हैं, ये चीज़ें बहुत माइग्रेट करती है। भारत से अरब देश में गई, अरब से फिर मतलब लैटिन में गई, लैटिन से फिर पूरी दुनिया को पता चला कि हाँ, भारत में ऐसी परंपरा रही है। और इस किताब के बाद जिस तरीके से आपने पढ़ा और उसको पूरी दुनिया से आपने कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ एक छोटा सा सवाल आपसे, भारत को, हमारे देश को समझने के लिए ये किताब कितनी महत्वपूर्ण आपको नजर आती है? देखिए, मुझे तो जो मैंने शुरू में कहा कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी और जो हिप्पोलित तेन कहते थे कि जो किताबें होती है वह एक तरह से मतलब साहित्यिक किताबें भी की चर्चा करते हैं कि सामाजिक तथ्यों का भंडार होती है, मतलब आप उसमें जो खोजना चाहे मिलेगी। और मुझे लग रहा था इस किताब को देखते हुए कि ये किताब शायद हो सकता है कि प्रकाशन विभाग ने जाने अनजाने तैयार की हो, लेकिन जब आप इसके इतिहास में जाएंगे कि भारत को कैसे समझा जाए, तो इसको भारत को समझने के लिए भारतीय संगीत की चर्चा है, भारतीय नृत्य की चर्चा है, भारत की स्थापत्य कला की चर्चा है, मूर्ति कला की चर्चा भारत की मूर्ति कला की चर्चा है, हमारे सिनेमा की चर्चा, भारत के साहित्य की चर्चा है, साहित्य की चर्चा की है, सब कुछ। मैं तो कह सकता हूँ कि भारत की राजनीति को समझने के लिए, भारत की संस्कृति को, भारत की स्थापत्य कला को, भारत के अर्थ को, या भारत के समाज को समझने के लिए बहुत अच्छी किताब है। जिनकी भी दिलचस्पी भारत में है, इस किताब को पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर इसी के साथ हमारा ये दूसरा सेगमेंट मुकम्मल होता है। किताब कायनात के तीसरे सेगमेंट में हम प्रोफेसर मोहम्मद हसन के इल्मी कारनामों पर रोशनी डालेंगे। असली नाम मोहम्मद हसन, पैदाइश 1 जुलाई 1926 मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, वफात 24 अप्रैल सन 2010। इतना कुछ झूठ देखा है कि सच पर से ईमान उठ गया है, इतना झूठ सुना है कि सच की पहचान जाती रही। ये आफाकी मुकालमा है अपने जमाने के मकबूल तरीन स्टेज ड्रामा ज़हाक का। माहिरीन कहते हैं कि इस ड्रामे ने अपने जमाने में धूम मचा रखी थी और इस ड्रामे के खालिक हैं प्रोफेसर मोहम्मद हसन। उनका असली नाम मोहम्मद हसन था, जो 1 जुलाई 1926 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पैदा हुए थे और 24 अप्रैल 2010 को दिल्ली में वफात पाई। मोहम्मद हसन ने अंग्रेजी और उर्दू में कुल मिलाकर 75 किताबों की तसनीफ या इदारत की। वो उर्दू के काबिल एहतराम नक्काद, नॉवेल निगार और ड्रामा निगार थे। उनकी अदबी फिक्र में गालिबियात और इकबालियात दोनों पाए जाते थे। प्रोफेसर मोहम्मद हसन ने दरसो तदरीस के मैदान में भी सेल रवा की हैसियत रखी है। दरसो तदरीस की खिदमत को अंजाम देने वो लखनऊ भी गए और कश्मीर भी, लेकिन 1975 में दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उनकी तकर्रुरी जदीद हिंदुस्तान में उर्दू जुबान और अदब की तरक्की के एक नए बाब का आगाज है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में
सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में वो 1977 से 1979 तक इसके दूसरे सदर रहे। मोहम्मद हसन ने उर्दू में तारीख हिंदी अदब लिखी, मुल्क में पहली बार उर्दू मास मीडिया के कोर्स का आगाज किया और अपने शागिर्दों को मल्टी डिसिप्लिनरी तर्ज तहकीक व तालीम की तरगीब दी। यही वो जदीद तर्ज तालीम व तहकीक है जो आज भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को मुख्तलिफ शिनाख्त अता करती है। प्रोफेसर मोहम्मद हसन उर्दू के मुअत्तबर नक्काद होने के साथ साथ एक कामयाब ड्रामा निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और शायर भी, अफसाना निगार भी हैं और नॉवेल निगार भी, मुबस्सिर भी हैं और शख्सियत निगार भी। लेकिन अदब में जिस शोबे से उनकी शिनाख्त कायम होती है और जिसने उनकी शख्सियत को भी एक अहम मानी से सरफराज किया है, वो तनकीद है। और इसी के साथ किताब कायनात की आज की ये पेशकश यही मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये शो, हमारी आज की ये पेशकश बहुत पसंद आई होगी। आप अपने राय मशवरे ईमेल के ज़रिए हमें भेज सकते हैं, हमें आपके मशवरों का इंतज़ार रहेगा। हमारी किताब कायनात की पूरी टीम को यहीं दीजिए इजाज़त। आदाब। This program was sponsored by National Book Trust, India.